नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी प्लेलिस्ट अपलोडेड है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की। जाकर उनको देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। तो बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जिनका वर्णन जो है संविधान में आपका भाग चार में किया गया है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से जो है 51 तक इनका वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा जो है आपका आयरलैंड से ली गई थी। मतलब जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत है, ये आपका आयरलैंड के संविधान से हमें मिला है। और याद रखिएगा कि इसे जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन जो आपके मौलिक अधिकार होते हैं उनको लागू कराने के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, राज्य को लागू किसी भी नियम बनाते वक्त ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो चीजें दी गई हैं उसे राज्य सही तरह से लागू करे। ठीक है, ये राज्य का कर्तव्य होगा। क्योंकि क्या था कि जो चीज संविधान के जब जिस समय संविधान को हमने अपनाया था उस समय देश की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम कुछ चीज़ों को अपना सके। तो इसलिए जो है उन चीज़ों को एक अलग से सेपरेट पार्ट बनाकर इस अनुच्छेद से 36 से लेकर 51 तक में रख दिया गया। और ये कहा गया कि भविष्य में जब देश की स्थिति सुधरेगी तो इस जो संविधान के इस पार्ट में जो चीज़ें हैं इनको धीरे धीरे जो है राज्य लागू करेगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए जो है आधारभूत है। तो याद रखिएगा कि इसका वर्णन जो है आपका 36 से 51 के बीच में है। ये आयरलैंड से लिया गया है और इसे जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। और ये जो है शासन में मूलभूत है और राज्य का कर्तव्य होगा कि जो है इसे वह लागू करे। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए एक आधारभूत इकाई है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग। देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। एक कल्याणकारी राज्य कहाँ कौन सा होता है? जहां पर सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी मिल सके। इस प्रकार के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही संविधान का एक आधारभूत ढांचा है, जिसको वो क्या कहते हैं, लागू कराना चाहता है। किसके माध्यम से? राज्य के माध्यम से। आगे देखिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापना करना है। देखिए मैंने बताया ना, सामाजिक, आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यानी सामाजिक, आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का शामिल किया गया है। अब देखिए, प्रजातंत्र जहाँ पे प्रजा का शासन होता है, प्रजा का शासन जहाँ पे लोकतंत्र, इसका मतलब प्रजातंत्र और लोकतंत्र एक ही चीजें हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं होती, एक ही चीजें हैं। तो प्रजातंत्र जहां पर सामाजिक, आर्थिक और एक राजनीतिक भी जोड़ लीजिए, जहां पर इन तीनों चीजों का जहां समावेश होता है उस चीजों को हम लोग कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो इस प्रकार के राज्य की स्थापना करना ही राज्य का मुख्य लक्ष्य है। और ये किसके माध्यम से होगा? जब ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का धीरे धीरे समावेश होने लगेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, क्योंकि इसको समझना भी काफी जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक जैसा ले लेते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व सबसे पहला तो यही रेफरेंस है कि ये जो है आयरलैंड के संविधान से आपका लिया गया है और मौलिक अधिकार आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन आपका भाग 4 में दिया गया है, इसका वर्णन आपका भाग 3 में दिया गया है। तो ये देखिए, ये तो मतलब वो डिफिनेशन, ये तो वो डिफरेंसेस हो गए जो मतलब बेसिक है। अब इसके बाद वाले डिफरेंस देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आप न्यायालय में नहीं क्या कहते हैं, लागू कराने के लिए इस न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकार के हनन अगर होता है तो इसके लिए आप जो है आप न्यायालय जा सकते हैं। आगे देखिए, यह समाज की भलाई के लिए है। कौन सा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। लेकिन जो मौलिक अधिकार है ये व्यक्ति के स्वतः अधिकार है। तो ये दोनों में अंतर है। समाज की भलाई के लिए है नीति निर्देशक तत्व और आपका व्यक्ति के अधिकार के लिए है आपका
मौलिक अधिकार। अब देखिए नीति निर्देशक तत्व के पीछे जो है एक राजनीतिक मान्यता है कि जब सरकार चाहेगी तभी जो है इसको लागू किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है ये आपके स्वतः लागू होते हैं और इनके पीछे जो है कानूनी मान्यता होती है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है क्योंकि सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लागू कर सकती है, और इससे जो है सरकार के महत्व को घटता है क्योंकि सरकार किसी भी नियम को ऐसे लागू नहीं कर सकती, उस पर जो है मौलिक अधिकार एक तरह से रोक लगाता है। यह जो है राज्य के द्वारा लागू करने के बाद ही इस नागरिक को प्राप्त होता है, क्या चीज? आपका नीति निर्देशक तत्व। लेकिन जो आपका मौलिक अधिकार है, ये अधिकारों को नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो ये 7 बेसिक डिफरेंस थे जो हमें जानने जरूरी थे। ऊपर देखिए आपको एक कथन दिख रहा होगा केटी शाह का, क्या था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार जो है अदा की जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब क्या कहते हैं सरकार चाहेगी तभी जो है नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर सकती है। ठीक है, उसके हिसाब उसके क्या कहते हैं हिसाब पर डिपेंड करता है कि वो कब इसको लागू कराना चाहे। जब राज्य की स्थिति अच्छी होगी तो वो चीज़ों को धीरे धीरे लागू करेगी। आगे देखिए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर आपका 36 से 51 के बीच में क्या कहते हैं इसका वर्णन है। तो कुछ विशेष अनुच्छेद जो है यहाँ पे हमने दिए हैं जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 38 में आपका राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगी। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की बात जिसमें की गई है वह यही है कि सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से बनाई जाएगी जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। देखिए अनुच्छेद 39 का में आपका समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक मतलब कि जब आप सुप्रीम कोर्ट या वहां जाए तो आपको आसानी से न्याय प्राप्त हो सके। ठीक है, निशुल्क विधिक सहायता मिल सके और समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी इसी में की गई है। ये देखिए ये सब क्या कहते हैं आपका राज्य को एक निर्देश दिया जा रहा है कि इस तरह का आपको करना है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि ये फंडामेंटल राइट है कि आप चले गए हाई कोर्ट की ये चीज़ें हमें नहीं मिल रही, ये धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं कि एक ही बार में ये चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में आपका की गई है। अनुच्छेद 39 ख में आपका सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना चाहिए कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। ये किसमें कहा गया है? ये आपका अनुच्छेद 39 ख में कहा गया है। देखिए 39 ग में कहा गया है कि धन का समान वितरण होना चाहिए, समाजवाद का जो है इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। किसका? समाजवाद का इस्टेब्लिशमेंट आपका होना चाहिए। समाजवाद मतलब सबके पास जो है समान क्या कहते हैं आर्थिक स्थिति हो, सबके पास समान धन वितरित हो सके। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है चौथा आपका अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। इसी के तहत आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू करके जो है ग्राम पंचायतों के लिए एक क्या कहते हैं अलग से जो है उनके लिए लागू किया गया था। किसके तहत हुआ था? वो अनुच्छेद 40 के तहत ही जो है आपका हुआ था कि पंचायतों का भी जो है भारत में विकास होना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 41 में आपका है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का आपको अधिकार दिया गया है। ये जो है आपका अनुच्छेद 41 के तहत है। लेकिन ये एक क्या कहते हैं याद रखिएगा, ये निर्देश दिया गया है राज्य को कि वो जब चाहेगा तभी इन चीज़ों को लागू किया जाएगा। इसके लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते कि हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। देखिए अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना, मतलब महिलाओं को जो है इतनी सुविधा होनी चाहिए कि वो जो है प्रसूति के दौरान जो है उनको सहायता उपलब्ध कराई जा सके। अनुच्छेद 43 में आपका कर्मकारों के लिए निर्वाचन, ठीक है, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना। कुटीर उद्योगों का जो लघु उद्योग होते हैं उनका प्रोत्साहन किया जाना, ये भी क्या कहते हैं राज्य के निर्देश में आता है। अनुच्छेद 44 में आपका नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये याद रखिएगा कि अनुच्छेद 44 में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई। इसी को जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आपका कहा जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की इसमें जो है वृद्धि की गई है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 47 में आपका पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का ही ये कर्तव्य है। किसका? पोषण स्तर मतलब खाने का जो स्तर है, जो मतलब आपके खाने की क्वालिटी है उसको थोड़ा सा अच्छा करना। ठीक है, इसके वैसा नहीं कि कोई चावल दाल में ही अपना काम कर ले रहा है, थोड़ा सा उसको और भी चीज़ें मिलनी चाहिए। जीवन स्तर को भी ऊंचा करे जिससे उसको जो है थोड़ा अच्छी जगह पे रहने को मिले, जिससे साफ सफाई रहे
और लोक स्वास्थ्य मतलब कि हॉस्पिटल्स का निर्माण भी इस तरह होना चाहिए कि वो अगर किसी प्रकार से बीमार पड़ता है तो सीधा वो जा सके। तो इस प्रकार से जो है राज्य कार्य करे कि इन तीनों चीज़ों का जो है समावेशन हो सके। ठीक है, ये राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए, कृषि और पशुपालन का जो है संगठन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये जो है अनुच्छेद 48 में आपका दिया गया है। अनुच्छेद 48 का में आपका पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन एवं जीवों की रक्षा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि पर्यावरण के प्रति जो है आपको संरक्षण करना है, उसका संवर्धन करना है। ये तो आपका जो है राज्य के लिए ये सारे कार्य है, जब राज्य चाहेगा तभी जो है ये चीजें लागू की जाएंगी। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिससे आप लोग को याद हो जाए। अनुच्छेद 39 में आपका अनुच्छेद 49 में आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करना है। अब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक कौन से, जैसे कि आपका जो क्या कहते हैं, आपके पुराने जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि आपके ताजमहल हो गए, ठीक है, और बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं भारत में, तो उन सभी को जो है संरक्षण करना ये राष्ट्र का एक प्रत्येक जिम्मेदारी, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक जो है इतिहास से जुड़ा हुआ है और उनको जो है हमें बचा के रखना चाहिए। संरक्षण करना ये भी जो है राज्य का क्या कहते हैं एक महत्वपूर्ण कार्य है और इसके लिए जो है कई बार कदम भी उठाया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कई बार ताजमहल को जो एसिड रेन होता है उससे बचाने के लिए जो है उसके आसपास के कुछ किलोमीटर्स में जो है उसे वहाँ पे फैक्ट्री लगाना जो है मना कर दिया है। अब देखिए, अनुच्छेद 50 में आपका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण करना है। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो है एक दूसरे से थोड़ा सा अलग करना है, जिससे कि न्यायपालिका स्वतः जो है कार्य कर सके, क्योंकि अगर न्यायपालिका पर जो है अगर कार्यपालिका का दबाव आ जाएगा तो फिर सही से जो है कार्य नहीं हो पाएगा, न्याय जो है सही से नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से जो है इनके पृथक्करण का भी जो है कार्य करना है। अनुच्छेद 51 में आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का इसमें बात कही गई है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में, लेकिन जो है कुछ और भी ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको जो है इसी के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन जो है वो बाद में आए थे, तो इसलिए जो है सही से उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। रुकिए, अब देखिए कि उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में आपका कार्य करते हैं, जैसे कि आपका अनुच्छेद 350A। देखिए, है तो ये इससे बाहर, लेकिन जो है ये फिर भी राज्य के निर्देशक सिद्धांत के अंदर कार्य करते हैं, क्योंकि जो है ऐसा बताया गया। जैसे आपका प्राथमिक स्तर पर आपके मातृभाषा में शिक्षा देना है, ये एक पॉइंट हो गया। और एक दूसरा हो गया कि अनुच्छेद 351 हिंदी को जो है प्रोत्साहन देना है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा देना और अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना, ये है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से बाहर है, 36 से 51 के बीच में नहीं आते, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ ही कार्य करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हिंदी को प्रोत्साहन जो है दिया जाता है, वो किसके तहत दिया जाता है, वो आपका इसी के तहत आपका। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियोस को जो है लाइक करिएगा। इसमें कुछ अगर गलती हो इस वीडियो में तो मुझे अवश्य बताइएगा, और तब तक के लिए बने चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।